कहते हैं ना, जुनूनियत जब हद से गुजर जाए तो शोला भड़का देती है। तो क्या वो इस आग में खुद जलेगी या हाँ, 20 की टीम में जाना उसका जुनून ही तो था। वो सिर्फ 20 का साया चाहती थी, पर वो मासूम सी फेरी इस हकीकत से अनजान थी कि जिससे भी 20 को खो जाओ वो खुद वहशत में जल उठा था। उसके चचा चाची बाबा मामा की कहानी उसके सामने होती तो चुरचुरी लेकर तोबा कर जाती। पर ये बाप तो कब का बंद हो चुका था और अब एक नए बाप के साथ नई दास्तान लिखी जा रही थी, जिसका मोरा शहजादी हैवान फाते। शहजाद कौन था ये किसी को मालूम नहीं था। उससे ट्रिगर पर उंगली रखी कपकपाता हुआ शेर खान स्टूल पर चढ़कर सर पे सुर्ख से रख के तपती धूप में आंखें मीचे आयतल कुर्सी पर रहा था। दिल तो फेरी का भी धड़क रहा था, बल्कि उसकी रंगत में ख्वाहिश पूरी होने से गुलाबियां खुल रही थीं। वो ये सोच ही नहीं रखती थी कि अगर कामयाबी की जगह नाकामी हुई तो क्या होगा। पर वो कभी नाकामी के बारे में सोचती नहीं थी। उससे हमेशा मुस्बित सोचा था। ये बेजा लाड प्यार और पुरसुकून जिंदगी का नतीजा था या उसकी सोच। बहरहाल मनफी सोच भी इंसान को रखनी चाहिए। उससे ही इंसान कामयाबियां हासिल करता है कई बार। और उसे छोड़कर सिर्फ मुस्बित सोचने वाले कई बार अपनी खाई में खुद भी गिरते हैं और अपने साथ दूसरों को भी खींच लेते हैं उसी खाई में। एक बार फिर सोच लो फेरी। शेरहान ने मिची आंखों के साथ कहा। चुप करो हान बाबा, वरना हम ये गोली आपके दिमाग में उतार देंगे। वो गुर्राई। शेरहान का दिल दहल गया। वो पक्का असम भान चुकी थी निशाने का और वो समझ चुका था उससे कोई भी नहीं रोक सकता। उससे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। पसीने से वो नहाया जा रहा था और पाँव भी लरस से लगे थे। होल को आंखों के सामने लगाते उससे निशाना उत्सुक सेब को लिया। वो अपनी माँ को कितनी मरतबा फायरिंग करते देख चुकी थी, ना सिर्फ इटली बल्कि 1 साल पहले फ्रांस में भी। वहां तो उससे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को फायरिंग करते देखा था जब अचानक उन पर अटैक हुआ था। पर वो बच तो गए, उन आदमियों को उसकी माँ से कोई नहीं बचा सके। मी रेडी फॉर मिशन सेव। एक गहरा सांस भरकर उसे उंगली वापस बुबली पर रखी। 1 2 3। उसे दिल ही दिल में गुनगुनाते उंगली को दबाया ही था कि अचानक हमले पर उसकी चीख निकल गई। वो टांग में कांटे की दर्द से चीखती जैसे ही मुड़ी, उंगली पर दबाव हो आया और मुड़ते ही ठा के साथ गोली गन से सरसराती हुई निकली, उसकी आंखों के सामने जाने लगी। नहीं। जमीन और आसमान उसके सामने घूम गए। उसकी टांग में चिपका वो भी काट रहा था और फेरी शेरखान की खौफनाक हद तक फैली आंखें सामने खिड़की से घुसी हुई गोली पर थी। या अल्लाह। बड़ी प, प, शेरहान धड़ाम से नीचे गिरा पर होश किसे था। कन लहरा कर नीचे गिरी और उसकी टांग को छोड़कर अब खड़ा होता मुस्कुरा था। उस खुली खिड़की को देख रहा था। मुस्कान। गाड़ी पार्किंग में रोककर वो छलांग लगाता हुआ गाड़ी से निकला। वो तेज रफ्तारी से भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे कुछ देर पहले ही रोते रोते हुए जोहान ने कॉल पर मामा मामा कहा था। वो घबराया हुआ करीब होने की वजह से उसी सेकंड गाड़ी समेत घर की तरफ मुड़ चुका था, बल्कि हवाओं में उड़ाता हुआ घर लाया था। मुस्कान। मुस्कान। फेरी। शेरहान। वो सबको बारी बारी पुकारता हुआ सीढ़ियां भागने के अंदाज में फैलांगते हुए सामने ही मौजूद डोर को लात मार कर धकेल कर उसी समय सरसराती हुई कोई चीज़ उसके कान के पास से गुजरती हुई सीधा बाहर निकल गई और दूसरे पल जैसे पूरा अलवी पैलेस चली गया। दरो दीवार चीख उठे जब गोली सीधी लौंज में लटके हुए झूमर को लगी और वो ठाह के साथ लौंज के बीचों बीच गिरा। उस झूमर की गिरने की आवाज़ पर सोई हुई मुस्कान चीख कर उठी और साकित और सामित बुत बना खड़ा बुरहान होश में आया। मिस्सू। उसकी हद से फैली सर्द रंगत देखते बुरहान का दिल काम किया। उसी पल एक चीख से खुली खिड़की के उस पार सुनाई थी। एकदम आगे बढ़ते उसे उसके फैले वजूद को बाहों में भरा। तुम ठीक हो सुहान? फेरी? वो आवाज़ भागता खौफजदा सी उसका चेहरा हाथों में भरकर पूछ रही थी। ज़रूर कुछ हुआ था, किसी ने अटैक किया था उसके घर पर। वो सख्त खौफजदा थी। उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी और उसके बच्चे। वो वहशत ज़दा थी और अपने पेट पर हाथ रखती देखने लगी। उस रंगत सर्द देख ही मानिंद हो रही थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो बस झूमर गिर गया। उसके वजूद को सहलाता उसका सर सीने से लगाए सुर्ख लहू आंखों से खुली खिड़की को देख रहा था। "न- नहीं बुरहान, मैंने अभी गोली की आवाज़ सुनी। फेरी कहाँ है? जोहान को बुलाओ, उन्हें बुलाओ, कहाँ है वो?" वो हलक की पल चीख उठी। ओके ओके, बुलाता हूँ उन्हें।
वो रिलैक्स करता उसका गाल सहलाकर उठा। इस वक्त वो फुल यूनिफॉर्म में था। भारी कदम उठाता गुस्से से दुबते चेहरे के साथ खिड़की में आकर खड़ा हुआ। सामने वाला मंजर तो मजीद उसकी हंस से हिला गया। कुछ फासले पर शेरहान को बेहोश पास पड़े सेब स्टूल को देखकर उसे धचका लगा, और यकीनन जिन्होंने ये किया था वो वही सामने थे उसकी आंखों के। ये क्या था? वो वहीं से फेरी की पहली आंखों में देखता हुआ रहा हूँ। अगर आज मुस्कान खिड़की के सामने खड़ी होती, या वो दरवाजे के थोड़ा सा बाएं तरफ होता, या दोनों की जगह कोई और होता। फेरी ने पहले रोशन से आंखों से पास खड़े सुहान को देखा, जो अपने बाप को देखता खुशी से सरशार हो रहा था। मतलब उसने जो सोचा था वो हो गया था। उसकी माँ भी उठ गई होगी। ये आला सोच मुस्कान के बेटे बुरहान की जिगर गोशी की थी। माँ को उठाने के लिए उस पर फायर करना, पर अफसोस उसे उसकी टांग में काटना पड़ा, ताकि फेरी के हाथ में मौजूद टाँग करने वाली गन से आवाज़ उसकी माँ की खिड़की के पास से निकले और वो उठ जाए। आईक्यू लेवल। वो सुबहान को देखती फिर सामने खिड़की में खड़े बुरहान से बोली, और अगले ही लम्हे सुन आसाब के साथ छोड़ने पर दरख्त से टूटते पत्ते की माने लहराती हुई सरसब्ज घास पे ढेर हो गई। बुरहान को समझ नहीं आया उससे क्या कहा, पर उसके बेहोश होने पर वो अब 5 साल अपने बेटे सुहान को घूर रहा था, जो नमूना बिल्कुल साइको अपनी माँ के जैसा था। डैडी? दूसरे ही पल वो सूरत हाल की गड़बड़ का अंदाजा अपने बाप के तेवरों से लगा था। खुद भी लहराता हुआ अपने छोटे कद के साथ फेरी के पास ठहर हो गया। घर के पीछे बैक साइड का मंजर अब यूं था कि अपने ही कारनामे पर वो तीनों वही मैदान में पड़े थे, और पास अपनी गन देखकर बुरहान मुठ्ठियां भींच गया। ये पागल औलाद खुद साइको है या मुझे बना देगी? अपने बाल नोचने की हद तक को छूते वो भुन्ना कर गरजता हुआ मुस्कान के पास आया। क्या हुआ? वो अब संभल चुकी थी। हाँ, संभलती क्यों नहीं। कसूर जो उसकी साइको औलाद का था। वो चलकर सोचने लगा। सब उन दोनों का किया कराया है। वो चटक उठा। बस सही चल रहा था, उन्हें उठाकर सख्त से सच सजा दे। अच्छा, शुक्र ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसे नॉर्मल अंदाज में सुकून भरा सांस भरते कहा। वाह, क्या आला बेनियाजी है। मैं मर ही जाऊं इस पर। मतलब उस 2 फीट के शैतान ने कॉल करके मुझे बुलाया, मामा मामा कहकर। दूसरी तरफ वो तुम्हारी कद को आती लड़की बच्चों जैसी हरकत करती, गन चलाती, घर की खिड़कियों का निशाना ले रही थी। बेवकूफ़। तुम्हारी मेरी जान हमारी औलाद ने लेते लेते छोड़ा है, और अभी तुम कह रही हो अच्छा। वो गुस्से से पिपरा उस पर बरस रहा था। जुहान ने तुम्हें कॉल की स्वामी? उसे सुना तो बस अपने बेटे की तेज सरारी और आंखें पटपटाकर हैरत से पूछा। कौन न मर जाए इस मासूमियत पर। हाँ, उस 2 फीट के चूजे ने रोते हुए कहा मामा। मैं समझा के। वो कहते कहते रुका और उसके पेट पर हाथ फेरा। उसकी सोच आते ही उसका मूड बिल्कुल बदल गया। देखना, ये मेरी शहजादी बिल्कुल मासूम होगी, ना कि इन दोनों जैसी। उसके पेट पर बोसा देते वो गुस्से से भड़का हुआ एकदम ठंडा होकर बर्फ की तरह पिघल गया। खबरदार स्वामी, मेरे चीते फेरी के खिलाफ कुछ कहा। वो बिभर कर उससे पीछे करती हो रही। बुरहान का दिमाग हिल गया। क्या उसके अपने बच्चों के लिए ख्वाब थे और क्या नमूने मिले थे। हाँ, चीता चीता कहकर उसे जानवर ही बना दो। और कितना प्यारे से नाम दिया था फेरी, पर वो इतने ही प्यार से फेरी की उलट हो गई। उससे अपने बच्चों का दुख खाया जा रहा था। वो सोचता था उसके बच्चे मासूम बिल्कुल गुलाब की तरह होंगे, खिलते खिलाते। पर जब माँ ही मासूम नहीं थी तो औलाद कैसे होती। वो छोटा सा 5 साल का उसका बेटा, जिसके लिए उसने हजारों ख्वाब सजाए थे, बेतहाशा मोहब्बत देते आया था। बल्कि वो जब मुस्कान के पेट में था तब उससे इस कदर मुस्कान की केयर की थी कि उसे अपने हाथ का छाला बना डाला, और सींत सींत का रखता कहीं से उसकी मताए जान या उसके पेट में पलते उसके खून पर हराश ना आ जाए। और फिर वो पैदा भी तो हुआ था। किस कदर सुनहरा मासूम था, बिल्कुल चमकते सूरज की तरह। नूरुलैन दाद औलाद की नेमत से मरहूम थे, तो उनका भी बेहद बेतहाशा प्यार उस पर था। सबका लाड था। आरिफ की तो जैसे चांद थी उसमें। और उस सब के लाड प्यार ने ही उसका दिमाग घुमाया हुआ था कि वो 5 साल का बच्चा खुद को कोई तोप चीज़ समझता था, बल्कि खतरनाक हद तक साइकी आजमा था। वो चीज़ें अंजाम देता जिनसे जान जाने का भी खदशा हो सकता था। और इस सब से सबके सब हुश्ते सवाए बुरहान के। वो चाहता था उसका बेटा एक मासूम सुलझा हुआ प्यारा बच्चा बने, पर यहाँ तो अजीब ही मखलूक मिली थी, जिसे समझना तो दूर ये जान पाना भी एक नामुमकिन सा काम होता कि उसका अगला कदम क्या है। जैसे कोई जिनका बच्चा था, सुनहरा खूबसूरत से आंखों वाला, पर वो प्यारा था, बेतहाशा प्यारा, कि उसे देखकर सामने वाले का दिल खुद मचल के
उससे मोहब्बत करने के लिए। तुम जलते रहे ही रहना उसकी जहानत से। वो नाक बुन में चढ़ाकर अपने भरे जिस्म के साथ बेड से उठी। ये वक्त अमूमन उसके सोने का होता था और इस वक्त वो उसके पास होता था। आज इत्फाकिया वो सुहान के रूम में सोई थी उसके साथ, पर बेड छोटा होने की वजह से वो बेसुकून हुई और उठकर अपने रूम में आ गई। सुहान वहीं सो रहा था और उठाने से वो रही, क्योंकि उसके बाकी कुछ दिन नहीं थे और उसका सरापा कफ मजीद भारी हो गया था। डॉक्टर के मुताबिक अगले हफ्ते वो एक बेटी को जन्म देने वाली थी, जिसके लिए बुरहान ने अहद बांध दिया था कि वो उसे सेंट सेंट कर मासूम बनाएगा, बल्कि फेरी को भी सुधारेगा, जिसे ज़्यादा लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। उसकी बेताबियाँ बेकरारियाँ वही थीं जो सुहान के वक्त होती थीं। फेरी भी बेताब थी एक दोस्त बहन के लिए। सुहान तो उससे ठीक मुंह बात नहीं करता था, सब सवाए अपने मतलब पर। उससे उम्मीद थी उसकी आने वाली बहन उसकी गहरी दोस्त बनेगी। उसके उठने पर बुरहान ने उसे सहारा दिया और अपने बाजुओं में ले लिया। वो मुस्कुराई और उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो हर रोज़ बढ़ती गहरी होती जा रही थी। खूबसूरत लग रही हो। गुलाबी आतिशी शलवार कमीज में सुनहरे बिखरे बाल, और अब हुलिये में भी उसे प्यारी और खूबसूरत लगती थी। मजीद उसका पहला पहला सरापा और जान लेता था। मुस्कान को आदत सी हो गई थी ये सुनने की, इसलिए महज मुस्कुरा दी। अब इसे निकाल दो यार, प्राइवेसी है। उससे शर्ट में लगी डिवाइस की तरफ इशारा किया जो उससे अपनी कंडीशन के तहत लगाई थी, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। और बुरहान मजबूर था अपनी साइको औरत के सामने कि ज़रा सी ऊँ भी नहीं कर सकता था। अगर करता तो खुद ही फंस जाता। इतना वो जानता था, उसे उसके किरदार पर पूरा यकीन है। और ये भी जानता था कि ये उसकी इर्द गिर्द घूमती तितलियों के लिए लगाती है। कौन और कहाँ उससे गिर्द घूमती है। उसे अजीब तो लगा, पर वो उस हुंडी के जंगल में फंसा हुआ था, दिल समेत तो कैसे मसम्मत गया था। मुस्कान चलती हुई विंडो के पास आई और नीचे का मंजर देखकर खिलखिला उठी। बेचारे शेरहान, उसे ज़्यादा अफसोस उन्हीं पर हुआ। देख लो, अभी फखर से गर्दन अकड़ाए अपने साइको बच्चों की तारीफ करती हो। वो तनसिया बोलता उसके पीछे से हजार में लेकर गर्दन पर थोड़ी टिकाए खड़ा था। स्वामी, खबरदार उन्हें साइको कहा। वो हुर्राई और बुरहान का कहका बुलंद था। यार, उन्हें तो अच्छा खासा इंसान देखकर डर जाए, जैसे इनके ड्रामे हैं। भला तुम ही बताओ, कौन घर में ऐसी गोलियां चलाता है? कौन झूठ बोलकर बुलाता है? अभी वो वाकया ही याद कर लो। अरमान जब हमें इनवाइट किया था डिनर पर, तब वो अपने बच्चों के साथ आया था, और उनमें उसकी 4 माह की बेटी भी थी, जिसके साथ ये सब खेलने के बजाय उसका मुंह खोलकर वो छोटी सी जुबान निकालने के चक्कर में थे। आज फिर याद करके बुरहान का दिमाग घूम गया। जब फेरी की चीखों पर वो लॉन्च में पहुंचे थे, तब वो अपना छोटा सा हाथ उस 4 माह की बच्ची के मुंह में डालकर उसकी जुबान निकाल रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि नवाब को बाहर निकलती अंदर जाती जुबान पसंद आ गई थी और वो निकाल कर उससे खेलना चाहता था। वो छोटा था स्वामी, वो कहकर लगाती हुई बोली। बुरहान के दिल को धचका लगा कि अभी कुछ माह पहले की ही तो बात थी और वो उससे छोटा कह रही थी। गलत बोली। हकीकत ये थी कि वो तुम्हारा बेटा था, इसलिए। वो चल कर भुननाता हुआ बोला। कितनी शर्मिंदगी हुई थी उसे। अरमान की बीवी तो अपनी सिसकती बच्ची को सीने से लगाए खौफसदा खड़ी थी। बाकी सुहान की तोतली जुबान में फरमाइश सुनते कहका लगा उठे थे। बस करो, गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो पलट कर उसकी तरफ रुख करती कॉलर ठीक करते पूछने लगी। यार, ये पूछने वाली बात है। बाहर गोली लगने से फानूस गिर गया है और उसके शीशे के टुकड़े सारे लॉन्च में फैले हुए हैं। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता। उसके मजीद कुछ कहने से पहले मुस्कान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ नहीं होता और हुआ भी कुछ नहीं। बस करो, ख़त्म करें इस बात को। वो फरमाइशी अंदाज से बोलती, अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर बोलती, सीधा उसके दिल में उतर रही थी। तुम कह रही हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना। वो उसके माथे पर बोसा देता बोला। मुस्कान ने सर झटकते उसे देखा। अब मुंह ना बनाओ, क्या कह सकता हूँ मैं उन्हें? उससे हंसकर कहते उसका चेहरा थामा और बीच में फूले पेट को देखकर खुलकर हंसे आगे बढ़कर उसके लबों पर बोसा दिया। कितनी प्यारी और पुरसुकून लग रही हो, जैसे मेरी एक मासूम बीवी। उसकी बेबस हालत से महसूस होकर बोला और कहका लगा उठा। शट अप स्वामी, मैं कोई बेबस नहीं हूँ। वो हुर्रा उठी, आहिस्ता से चलती हुई आईने के सामने आई। उसके लम्स पर लब गुलाबी हो रहे थे, जबकि चेहरा कुछ देर पहले के हाथ से कैसे सुनहरी हो रहा था। बाल भी खुले हुए थे और कुछ कंधे पेट पर पड़े थे। वो मुलाजमिन को कॉल करके बुलाता हुआ उसे भी देख रहा था। फिक्रमंद ना हो, मुझे इस हाल में भी पसंद आ रही हो। मोबाइल रखते हुए उसे अपने सरापी को जांच से देखकर बोला और उठकर उसे बेड पर ले आया। मेरा वॉक टाइम हो रहा है, क्या कर रहे हो।
मुस्कान ने उठने की कोशिश करते कहा और बुरहान ने उसके हाथ तकिए से लगा दिए। जब तक घर साफ होगा तब तक मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर ने कहा था ना, हमारा मुस्बत रवैया बच्चे पर अच्छा असर छोड़ेगा। उससे अपने मतलब की बात शुरू दिन से याद थी और अब भी वही दोहराने लगा कि मुस्कान सुनकर दांत कचकचा उठी। डॉक्टर ने बहुत कुछ मज़ीद भी कहा था, पर तुम शुरू दिन से केजी के बच्चे की तरह एक ही जुमले का रट्टा लगाए आ रहे हो। वो अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश में नाकाम होती, फूली सांसों के दरमियान बोली। रिलैक्स रहो मेरी बेबस भूतनी। वो हंसता हुआ कहता, उसके हाथों को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से उसके नीचे लब पर अंगूठा फेरने लगा। उसके साथ ही मुस्कान की रंगत जो कि सुनहरी थी यखलक गुलाबियों में बदलने लगी। क्या कर रहे हो बदतमीज इंसान, मत भूलो कि मैं मार दूंगी जब। वो हुर्राई। जब बुरहान ने कहका लगाते मायने के ससुर से देखते पूछा। मुस्कान ने बेबसी से अपना निश्चलब दांतों में दबा लिया। जितनी भी वोल्टी पर इस कदर बेशर्म नहीं कि वो जिस पर उकसा रहा था वो कह दे, और वो पिछली बार की तरह इस बार भी सख्त खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अभी तो ऐसे बहुत से हादसात होंगे जिनमें तुम ऐसे ही बेबस पाओगी खुद को। वो बेबाकी से बोला, बुरहान। वो चीख उठी। बुरहान की जान। उससे हाथ छोड़ दिए और मुस्कान गहरी सांस भरती वैसे ही बेबस पड़ी थी। वैसे देखो कितना खूबसूरत है ये सब। क्यों ना तुम अपना ये फजूल वाला लेडी बॉस का काम छोड़कर मेरे लिए मेरे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती जाओ। वो उसकी आंखों में देखकर कह रहा था और मुस्कान अपने काम को फजूल सुनकर उसका मुंह नोच लेना चाहती थी, पर वो इस वक्त हकीकतन बेबस सी। हम्म बड़ा मजा आ रहा है कसम से, जब तुम आंखों में खा जाने वाले तासुरात लिए घूरती हो और कर कुछ नहीं पाती। वो कहका लगाकर चिढ़ाता उसे सख्त जहर लग रहा था। अच्छा। मुस्कान ने मुस्कुराते चार निसार तासुरात से उसे घूरा। हंसा हुआ बुरहान एकदम खामोश हुआ और उसकी सुनहरी आंखों में मोहब्बत की जज्बात देखे अपने लिए। फिर क्यों ना मरता उसके इन तासुरात इन जज्बात से। ऐसे देखती तो यूं लगता किसी ने वाइन पिला दी हो। ऐसा नशा होता उसके सिर्फ मोहब्बत से देखने पर, और वो था ही पहले से उसका असीर घायल सा हो गया उसके अदा निसार पर। क्या इरादे हैं जानम? वो भी पटड़ी से उतर गया। मुस्कान ने उसकी स्याह रोशन आंखों में देखा। करीब आओगे तो बताऊंगी ना। रस्सी पलकों से वो शर्मा कर बोली। बुरहान का दिल धड़का। ऐसा क्या? वो सेकंड की ताखीरी किए उस पर झुकाया और नसें उसकी गुलाबी लबों पर थी, जिस पर उसके दांतों की ज्यादती के सुर्ख निशान बुरहान की आंखों को महबूब बेबाक कर गए। मुस्कान ने मुस्कुराते उसके चेहरे को हाथों में भरा और बुरहान को लगा वो इतने अरसे में पहली बार उसे किस खुद करने जा रही है। सोच कर ही उसका दिल तक तक करता धड़का। उसके लबों की मुबीम शर्मगीन मुस्कान उसका दिल खींच रही थी। आंखों में मुसरत भरे जज्बात उसके चेहरे पर बिल्कुल झुकाया कि अब दोनों की सांसें उलझने लगी। बुरहान को उसकी मदम सांसें बहुत भरी लगती थी। इस वक्त तो बेखुद कर रही थी। वो जिस तरह तड़पा कर आहिस्ता आहिस्ता करीब कर रही थी, उसका दिल डूब कर उभर रहा था। जज्बात की ठाटे मारता समंदर था। मौन उससे अपने गुलाबी लबों को नींवा करके उसके लबों से कतरा कर कान की तरफ कर लिया। वो समझ गया कोई खुमार भरी सरगोशी करना चाहती है, और वो जी जान से मुंतज़िर था, मुस्तैद था उस सरगोशी को सुनने के लिए। सवामी। वो कान में सरगोशी से बोली। वो तड़प उठा, पर चाहता था वो मज़ीद कुछ कहे, हालांकि उसके सिर्फ सवामी कहने पर वो पागल हो उठा था। वो एआईजी बुरहान अलवी, एक इदारे को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वाहिद ये वजूद था जिसके सामने खुद को बेबस पाता था। कुछ कहो। उसे खामोश पाकर बेकरारी से बोला, आंखें बंद करो। उससे मुस्कुराहट दबाई। बुरहान की मुस्कुराहट गहरी हुई उसकी खुमार में डूबी सरगोशी पर। अच्छा, ये भी किया तुम्हारे लिए? वो अपनी नाक उसके गर्दन पर सहलाकर बोला। मुस्कान ने पल के लिए आंखें मीच कर इस इशारत पर सांस भरा, और बुरहान ने बेकरारी बेताबी से आंखें मूंद कर वजूद के पोर पोर समेत उसके कत्ले कदम के लिए दिल से मुंतज़िर था। दफातन रूम में मदराना करानुमा चीख निकली। अगले ही पल वो करा कर मचलता हुआ चीख कर उससे दूर हो और पूरी तरह अपना कान मसलने लगा। जालिम, चुड़ैल, डाइन, साइको औरत, तुमने मेरा कान काट लिया होता आज। अचानक वो दौड़ता हुआ उससे दूर हो। आ जाओ, अभी एक और सरगोशी करनी है जानू। मुस्कान केका लगाकर बाहें फैलाती हुई बोली, और बुरहान खुद के बेवकूफ़ बन जाने पर मुतगैर हो गया। मस्जिद पेट्रोल का काम करता उसका तमस्सर उड़ाता हुआ कहकर उसकी बाहें
फैलाने पर भी वो पास से ही आया, बल्कि सामने एआईजी की यूनिफॉर्म में खड़ा उस हैरंगेज पर्सनैलिटी का मालिक अपना कान सहलाता, उसे हुशमकीन नजरों से घूर रहा था। बेबस मैं नहीं, बेबस तुम हो, माइंड इट। वो चुटकी बजाकर फोन करती अपने बाल कान के पीछे उड़सने लगी, जिन्हें वो छेड़ रहा था कुछ देर पहले उसके शहर में झगड़ा हो। ये भी क्या, तुम्हारे लिए? वो उसकी नकल उतारती हुई याद करके खिलखिलाई। अरे अरे, बड़ा खिलखिलाया जा रहा है। एकदम ही गिरगिट की तरह रंग बदलते वो मुस्कुराता उसके पास आया। उसके तेवरों को देखते मुस्कान को अपने गिर्द खतरे की वो फैलती हुई महसूस हुई। हाँ तो तुम्हें क्या? वो मुंह बनाकर चेहरा दूसरी जानिब कर गई, क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे और वो भी उसके सामने मुकम्मल बेबस थी। इसे शर्म समझूं या बुरहान अलवी की दहशत? वह सजाया मुस्कुराया। तुमसे शर्म और दहशत अच्छी बोंगी थी, पर मुझे पसंद नहीं आई। वो ऊपर ही ऊपर खिलखिलाकर चलाने लगी। ये भी खूब कहा। अच्छा, तो ये तुम्हारी रंगत सुर्ख और माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? वो उसकी पेशानी से शबनम नुमा कतरे उंगली पर समेट कर उसकी आंखों के सामने करता लपदपा गया। ये तो गर्मी की वजह से। उफ, घबराहट हो रही है बहुत। उसे बुखलाकर जल्दी से अपने दुपट्टे से हवा करना शुरू की। उफ, हाँ यार, गर्मी है बहुत। उसे एसी की कूलिंग देखी जो फुल थी और खिड़कियां बंद थी। कैप एक तरफ रखते उससे शर्ट के ऊपरी बटन खोले, जिससे नुमादार होता उसका सफ़ेद चौड़ा सीना। मुस्कान की धड़कनें उथल पुथल कर गया। तुमने अपने साथ बोझ भी तो इतना उठाया हुआ है, इसलिए तो गर्मी हो रही है। उसकी वजूद से दुपट्टा बहुत आसानी से जुदा करता उसके बालों को कंधे से उठाकर तकिए पर फैला गया। वो बेतरतीब धड़कनों से उसकी कार्रवाई देख रही थी। अब ये क्या करने वाला है? उसका रुआं रुआं लड़सा। वो लब कुचलती हाथ मसलने लगी। मुझे तो अब ठंड लग रही है। सटपटा कर उसकी नज़रों से उसे दुपट्टा झपटना चाहा कि बुरहान ने बड़ी शराफत से नफी में सर हिलाकर दूर किया। कोई बात नहीं, मैं फिर गर्मी कर देता हूँ। मायने हेज सहजे में कहते उससे उसका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्त में लिए और तकिए से लगा दिए। पर यह शुक्र था कि उसका पेट बीच में फांसा बनाए हुए था और वो काफ़ी नरमी बरत रहा था, शायद उसी कंडीशन के जेर असर। देखो, ये घटिया गेम मुझसे मत खेलो स्वामी। उसकी बर्दाश्त बुरहान जितनी नहीं थी, तभी बीच में ही भड़क उठी, क्योंकि उससे उम्मीद थी कि वो कुछ खतरनाक उसके साथ मजाक करने वाला है। अपनी शर्मिंदगी का सोचते ही पहले ही जान जा रही थी कैसे बर्दाश्त करती ये सब। घटिया थोड़ी है यार। और कौन सी गेम? वो उसी गुलाबी गालों पर नाक से लाता सरगोशी में खोया हुआ अपने रुखसारों पर उसकी दुखती झुलसाती सांसें जान ले रही थी। मजीद से दम उसका लम्स। वो अपनी उथल पुथल होती सांसों से अपने हाथ छुड़वाने लगी। देखो स्वामी। तुम्हें ही तो देख रहा हूँ, स्वामी की जान। वो भोजन लहजे में खोया हुआ मुस्काने लरसी पलकों से बामुश्किल उसकी आंखों में जज्बात देखे और एकदम से नसें झुका दी और उन नज़रों के झुकते ही सामने सीधा उसके मर्दाना सीने पर गई। वो पानी पानी हो गई। रुआ रुआ सुलग उठा था उसके छूने पर। तुम ज़रूर अपनी घटिया हरकत करोगे, पर बता रही हूँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो उससे पिघला रहा था और वो हरगिज़ उसके झांसे में आने वाली नहीं थी, बल्कि पहले से मज़ीद भड़क कर बोली। किसने कहा तुम बेवकूफ़ हो? और एआईजी बुरहान अलवी की बीवी भला बेवकूफ़ हो सकती है? अलवी ख़ानदान की पहली बहू, एक मजबूत खुद मुख्तार बाइतमाद बिजनेस वूमेन मिसेस मुस्कान अलवी भला बेवकूफ़ हो सकती हैं? यही सोच लो, क्या दुनिया की मशहूर मारूफ लेडी बॉस जो पद से पर्दा होकर अपने काम सर अंजाम देती है, बल्कि बड़े से बड़े मुजरिमों को सेकंड्स की मोहलत नहीं देती सांस लेने की, दुनिया में अपनी वहशत फैलाने वाली एक गुंडी, एक सोशल प्रोटेक्टर, डेंजरस गर्ल, वो बेवकूफ़ हो सकती है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन को लबों से छूता, उसके गालों आंखों गर्दन पर धमकती सांसें छोड़ता सरगोशाना कह रहा था और वो आंखें मीची उसके हाथों की उंगलियों को सख्ती से जकड़े लंबे सांस लेती उसकी तारीफ पर मुस्कुरा रही थी। वो जानता था कि ये एक नेचुरल आदत होती है हर औरत का, अपने शोहर अपने महरम के मुंह से अपने लिए तारीफ की ख्वाहिशमंद होना और उसे पसंद करना। वही ट्रिक वो उस पर आजमा रहा था, जिसमें 100% कामयाब रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके आसार में आ चुकी थी। बेबस सी। बुरहान ने अपनी मोहब्बत से लबरेज आंखें उसके चेहरे पर डाली। वो उसका साथ पाकर ना सिर्फ कामयाब रहा था जिंदगी के हर मुश्किल कदम में, बल्कि वो ये कह देता कि उसकी ज़िंदगी को बचाने वाली हर तरफ से वो लड़की थी। उसे मानने में कोई आर नहीं थी कि उसने इन 6 सालों में कई मर्तबा कितने ही अटैक से उसकी जान बचाई थी। वो ये भी मानता था
कि वो उसके लिए खुदा का एक छाऊदार साया थी। ये उसकी किसी नेकी का इनाम। सिर्फ ये नहीं था कि वो उसकी प्रोटेक्टर थी, बल्कि कई दफ़ा बुरहान उससे कितने ही हादसा से बाहिफाजत निकाल लाया था। वो तो मुखालिफ शोबों के मुखालफिन पर दो जिस्म एक कल्ब थे। हज़ारों इख्तलाफ होते एक दूसरे से, पर कभी साथ खड़े होने से कतराते नहीं, बल्कि हम कदम हो जाते, चाहे फिर तारीख से या तूफान ही क्यों ना हो। वो चाहकर भी उसके साथ वो नहीं कर पाया जो वो सोच कर बैठा था। वो तो खुद उसका हसीन था, कैसे उसे शर्मिंदा करता या इतना हसीन मंजर जाने देता। बहुत मुश्किल से तो वो हाथ आती थी। अपनी धड़कनें मुस्कान को तो साफ सुनाई दे रही थी, पर उनके हद से बढ़ता शोर बुरहान को भी बाखूबी सुनाई दे रहा था। वो उसी गर्दन पर लब रखकर थोड़ी को छूता हुआ उसके लबों के पास आया। कुछ देर उसके लरसी पलकों को देखते आयशा से मदहोशी में झुक गया और उसके हाथ सरकाकर उसके सर के नीचे रखते सर ऊपर कर लिया। वो कतरा कतरा उसकी सांसों को महसूस कर रहा था और वो पस्तियां तोड़ती धड़कनों उसके शिद्दत भरी गिरफ्त से तड़प गई। वो ना पीछे हो सकती थी, ना ही कसमसाकर उससे पीछे धक्का दे। उसकी हालत ही ऐसी थी जिससे वो फ़ायदा उठा रहा था। शायद उससे खुद ही रहम आ गया कि हादसा हुआ दूर हुआ और मुस्कान ने गहरे गहरे सांस भरना शुरू कर दिए। मुझे लगा तुम्हें अब आदत हो गई होगी। शरारत भरी रोशन चमकती आंखों से देखकर बेबाकी से खोया हुआ और निचले लब दांतों तले दबाया। तुम, उससे भूली सांसों से कुछ बड़ा खतरनाक कहना चाहा कि उसने खुलकर हंसते हुए उसकी मछली की तरह खुले मुंह पर उंगली रख दी। हमारे इंतकाम ऐसे ही होते हैं, अपने मिजाज के मालिक हैं, इससे बचकर रहा करो। बच्चे की वैसे ही नीयत बुरी है। वो जताकर बोलता उसके भीगे लबों पर उंगली फेरकर अपने लबों पर रखता हुआ उठा। मुस्कान का शर्म से बुरा हाल हो गया। दिल किया उठकर उसका सर फाड़ दे उस इकलौते मिजाज के मालिक का। उड़ ले नन्हे बच्चे, कुछ ही वक्त है। वो दांत कचकचा कर सोचती उसकी नसों से हफ्फा सदा होकर अपना दुपट्टा झट से उठाकर फैला चुकी थी। चलो, मैं उन साइको केसेस को उठा कर आता हूँ। तब तक अपना सांस बहाल कर लो। हो सकता है अगले में मजीद वक्फा दरपेश आए। बेबाक सो मायनी कहता अपनी शर्ट के बटन बंद करके उससे आंख मारता कहका लगा कर निकला, क्योंकि उसकी आंखें हद से फैल चुकी थीं और वो उसे बहुत पसंद आ रही थी। अपने बेटे के किए का हिसाब तुम दोगी, मेरी प्यास बुझाकर। सच में बहुत प्यास लगी है। शरीर नसों से देखते वो गर्दन मसलने लगा। दफा हो जाओ वरना सर फाड़ दूंगी। थर्ड क्लास मूवी के थर्ड क्लास हीरो। वो हुर्राई और हाथ बढ़ाकर टाइम पीस उठाने ही लगी थी कि बौखलाकर वो वहां से भागा, पर आगे ही उसका छत पाड़ कहका गूंजता सुनाई दे रहा था। मुस्कान ने हंसकर सर झटका और अपने पेट पर हाथ रखकर उठती हुई खिड़की की तरफ आई, जहां वो कन बेल्ट में लगाता हुआ फेरी के चेहरे पर छींटे पानी की मारकर शेरखान बाबा को होश में लाया और उन्हें मुलाजमा के साथ वहां से भेजते हुए बेहोशी के बहाने से पड़े उस 5 साला सुहान को कंधे पर डाला। चलो, अंजाम दे दिया है कारनामा। उससे चटक कर फैली आंखों से अपने माँ बाप को देखती फेरी से कहा, ओह शुक्र। उससे उन दोनों को सही सलामत देखते कहा। वह बुरहान को उसका अलग ही मतलब लेकर घूरा कि वो खिलखिला उठी, बाबा मैंने नहीं, इस चूहे ने काटा मुझे टांग में। मैं तो हान बाबा। वो कहती कहती चुप रह गई। आप सिखाए ना प्लीज़ बाबा, वो मिन्नत करती उसके साथ। आप सिखाए ना प्लीज़ बाबा, वो मिन्नत करती उसके साथ लगी। नहीं, हरगिज नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर एसपी बनने में इंटरेस्ट हो तो ठीक, वरना स्टडी के कंप्लीट होते ही किसी फेरे को ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वो कहकर उसके आंगनों की तरह छोड़ता हुआ वहां से निकला। शादी करेगा कोई मुझसे, माय फुट। उससे पीछे तमस्सुर उड़ाते सर झटका जब ये सारी बात सुनता, जरा सी खुली आंखों से सारे मंजर को देखता। जब उसकी नज़र खिड़की में खड़ी अपनी मामा पर पड़ी तो एकदम खिलखिला उठा। मामा, उससे काम हो गया था। उसकी माँ जाग गई थी। अब वो खिलखिला रहा था। उसकी खिलखिलाहट पर फेरी और बुरहान को चौंकते देखकर उधर मुस्कान भी कहकर लगा उठी। और अब बुरहान कैसे न कहता उस सबसे आती ग्रोह को साइको केसेस। वो जब महज अपनी माँ को जगाने के लिए उसकी खिड़की पर फायर करवा सकता है, जुबान पसंद आने पर मासूम बच्चे के मुंह से जुबान निकालने की कोशिश कर सकता है, फिर आगे तो अल्लाह ही मालिक था। वो तो उसे देखकर झुरझुरी ले उठा। उसे तो अभी से उसमें एक नफसियाती की बू आ रही थी। अल्लाह जाने आगे उसका नाम कैसे रोशन करेगा। आता तो उसे ए फॉर एप्पल नहीं था। कितनी बार एक ही लफ्ज़ पढ़ने से वो फेरी का सर फाड़ चुका था,
और जब पूछा जाता तो यही कहना होता साहब का कि जब मुझे पता है ये एप्पल है, तो बार-बार पढ़ाकर क्या साबित करना चाहती है? ये बगैर परों की चुड़ैल। जब बुरहान ने फिनिश की तो वो गुस्से से चीखता हुआ बोला, मुझे नहीं पढ़नी ये किताब, मैं अपनी किताब खुद लिखूँगा। उसे सबको हैरत से शॉक किया कि वो 2.5 फुट अब अपना किताब लिखेगा। तुम्हारा बाप भी न्यूटन था ना? बुरहान ने कान पकड़कर मरोड़ते पूछा और वो बुरहान की आंखों में देखता हुआ बेखौफ होकर बोला, नहीं, वो तो मेरा बाप था। मैं भी कोशिश करूंगा आपका बाप बनने की। उससे इंतहाई मासूमियत से कहा था, क्योंकि बुरहान की बात का बस मतलब यही था कि वो अपने बाप जैसा बने। तब मुस्कान फेरी की कह थे घर में और वह हैरान था कि गलत तो नहीं कह दिया, और इस बात की तसल्ली के लिए उसे अपने बाप की सूरत में देखा जो सुर्ख हो गई थी। नहीं, मैं आप तीनों का बाप बनूंगा। वो झट से दुरुस्तगी करता बोला, अब वो क्या कहते, उनका बेटा उनका ही बाप बनने के लिए तैयार बैठा था। नहीं, तुम किताब लिखना और उसमें अपने जैसे नफसियाती बच्चों की कहानी ऐड करना। लोगों को भी तो पता चले मेरे पास कौन सी मखलूक आजाद हुई है। वो भुना कर गरजता वहां से निकला था, तब पीछे से उसका मासूम परेशान सवाल उसके समातों में गूंजा, जब वो अपनी माँ से पूछ रहा था, मामा, क्या डैडी को सब मालूम है? पीछे जो कहके थे वो तो उससे सुने थे, पर इतना तो समझ गया था कि वो मासूमियत का चूना लगा रहा था सबको। वो आलम के बेटे पर हंसा था कि उसके पास अजीबोगरीब मखलूक ईजाद हुई है, पर यहाँ तो उसके अपने ही कर्म फूटे हुए थे। कैसे भूल गया था कि वो एक लेडी बॉस का बेटा था। पर बुरहान को दावा था वो कभी उसे ऐसे मुजरिमों के शोबे में नहीं जाने देगा। वो उसे पढ़ाएगा, लिखाएगा और एक अच्छा शहरी बनाएगा। पर ये तो खुदा ही जानता था कि कौन क्या बनेगा और कौन क्या नहीं। तुम चलो। बुरहान ने सख्त तेवरों से झिड़का उसे, और उसकी खिलखिलाहट एकदम बंद हुई। दूसरे ही पल फिर से गर्दन लुढ़क गई, और साथ ही वजूद जैसे बेजान। वो उसके नाटक से वाकिफ था। तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही बुरहान ने उसकी टांगों को जकड़ा और किसी बड़ी मछली की तरह उसे उल्टा कंधे पर डाला, जिसके साथ ही मुस्कान और फेरी दहल गए और सुहान की चीखें, डैडी! वो उल्टी जमीन को देखता चीखें मार रहा था कि दफातनी नजर बेल्ट में लगी गन पर पड़ी। सी! फेरी उसके इरादे भाम कर चीखी, उतारिए मुझे। अगले ही लम्हे वो झपट कर गन निकालता बुरहान से बोला, जी बाबा! फेरी ने चीखते पास रखा। बुरहान साकित था, जबकि मुस्कान खिलखिलाती हुई उस मंजर से मुंह में बवल रखने लगी। शाबाश मेरे जीते! उसे फ्लाइंग किस भेजी, जिससे लबों को सुकेड़ कर थाम लिया गया। ना चाहते हुए भी फेरी को हंसी आ गई, और अपने नालायक फ्रॉडी खुदगर्ज औलाद पर बुरहान को गुस्सा। मतलब अब वो अपने बाप पर गन तानेगा। उससे सोचा। एक ससाया मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। तेरी सरफिरी माँ को सीधा कर दिया। तू क्या चीज़ है सब बोले। वो झटके से उससे गन खींचकर उससे कंधे पर ठीक से डालते हुए वहां से ले जाने लगा। फेरी अपने बाबा की फुर्ती पर सरशार से खिलखिलाती हुई पीछे आई, और उसके निकलते दांत देखता वो सब बांध रहा था कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें चुड़ैल। फेरी का उसकी नज़र में कसूर ये था कि उसका मालूम नहीं होता किसकी साइड है, इसलिए वो फेरी नहीं उसकी नज़रों में जरूर चुड़ैल थी। पर यह अलग बात थी कि फातेह अगर उसकी फेरी को कुछ कहता तो वो बिफर जाता था। उन तीनों के कदम मुस्कान की रूम की तरफ थे, और जानते थे अभी बड़ी बहस होने वाली है उन चारों के बीच, और वोट बाबा की तरफ से लेगी उनकी मामा के पेट में मौजूद उन सबकी आंखों का तारा, उनकी आने वाली शहजादी। फेरी अपने कारनामे के जेर असर हर बात में बुरहान की साइड जोरों शोर से ले रही थी, और उसकी इस मिस्सी हरकत पर सुहान दांत पीस रहा था। पर अब तक वो ये नहीं जान सका था कि फेरी का असल नाम क्या है। वो ये जानता था वो मेसी हैं, पर वो ये नहीं जानता था वो मुस्कान है। एक नई दास्तान, एक नया बाप। सारी कार्रवाई और रजामंदियाँ दोनों भाइयों ने मिलकर दी। उनकी मेहनत और लगन से अलविविला को ओल्ड होम में तब्दील किया गया था, जहाँ बेसहारा माँ बाप जो तपती धूप में छाँव के लिए किसी दरख्त के नीचे तो कभी गाड़ियों के नीचे आते थे, वो अब उस बड़े से सरसब्ज घर में रहते थे। अलवी पहले से मजीद कमरों की तामीरात की गई थी, और उन घरों में नए आने वाले बूढ़े माँ बाप और ज़ईफ़ माँ बस रहे थे, जिनसे औलाद को अब कोई गर्ज नहीं रहा था, क्योंकि अब कमा नहीं सकते थे, ना ही माँ गुलामी कर सकती थी। उनकी हड्डियों में अब ताकत नहीं रही थी, जिसम में तवानाई नहीं थी। इसी वजह से वो औलाद के लिए एक कन रह गए, वही कन जिस कन से माँ बाप ने साफ सफाया करके उन्हें अपने पाँव पर खड़ा किया, खुद को घसीट नोच कर कमाया और उनके पेट को भरा।
पर आज उस औलाद के लिए वो माँ बाप कन की सूरत बन चुके थे, और कन को भला कौन घर में रखता है। बस उन्होंने अपनी बीवियों के सर से बोझ हल्का करते उनकी हालत देखते उन्हें बाहर निकाल फेंका। शाम का वक्त था। कई कपल यहाँ वहाँ कारों में फूल पौधे लगा रहे थे, तो कई मुस्कुराते वॉक करते बातें कर रहे थे, जिनमें ज़्यादा जिक्र उनकी औलाद का था। कुछ माजूर के साथ नर्सिस सी, तो मुलाजमीन अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। इस ओल्ड होम के लिए पैसे मुस्कान देती थी, इस बिस्नेस से जिस कमाल अलवी खड़ा करके गया था। और आज कुछ दाऊद अलीफ और ज़्यादा मुस्कान की मेहनतों लगन से बुलंदियों पर था। सच कहते हैं, कामयाबियों के लिए डिग्रियां नहीं, इल्म लगन चाहिए। और उसकी जीती जागती मिसाल मुस्कान अलवी थी। खैर, अब तो बुरहान ने उसे डिग्रियां भी दिलवा दी थी, महज उसकी आदत, वरना तो वो उसे ऐसे ही डेंजरस लेडी बॉस पसंद थी, जो शर्माने की कोशिश भी करती तो पोंगी साबित होती। कमाल अलवी के बिजनेस का सारा बेनिफिट यहीं आ रहा था, और ये उनके लिए ही था कि वहाँ आखिरी सफ़र में उनके लिए आसानियाँ हों। मुस्कान एक बिजनेस वूमेन थी, और नूरुलैन अपने रेस्टोरेंट की ओनर। नूर ने अपना हिस्सा भी उसे सौंप दिया था, क्योंकि उसे जो हासिल हुआ था उस रेस्टोरेंट के थ्रू, वही उसकी ज़िंदगी की मंजिल था। बीस्ट। हाँ, ये बात और थी कि उसे अपने बाप के रेस्टोरेंट से बहुत मोहब्बत थी, और माह में एक दिन ऐसा आता था कि सब फ्री होकर वहीं डिनर करते थे, और पुरानी बातों को याद करके हंसी मजाक, सीरियस गुफ्तगू से लेकर छेड़छाड़ तक होती रहती। बुरहान का ज़्यादातर निशाना आलम होता था, और दाद का आरिफ, तो आरिफ का दाद। लेडीज़ उनके तंज चलन पर कह के लगा रही होती। आलम अलवी एक ही खानदान बन गया था जैसे, और उनमें कभी कभार शहरियार मलिक की एंट्री हो जाती तो मज़ा खुशी दुबाला हो जाती। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया था, नहीं बदले थे तो वो सब आज भी वैसे के वैसे ही थे। दाऊद ने अपना अलग घर लिया था, और बुरहान ने अलग, पर उसके बावजूद वो एक थे, क्योंकि उनकी मोहब्बत गहरी थी। एक घर बनाकर वो नहीं चाहते थे कि कल फिर उनकी औलाद को वही कुछ देखना पड़े जो वो देख चुके थे। इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि उनके दिलों में दूरियां आ गई थीं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। अगर बुरहान को कहीं जाना होता तो उसकी फैमिली दाऊद हाउस होती, और अगर दाऊद को अपने मिशन के लिए कहीं शहर से दूर जाना होता तो उसकी फैमिली अलवी होती, विला होती, जो कि बुरहान का घर था। उन्होंने बी के लिए भी बहुत कुछ किया था। उसके एहसान तो नहीं चुका सकते थे, पर उसकी बेटी को एक खूबसूरत घर तोहफा और बेटी को महाना तनहा देते आ रहे थे। पर अभी उसकी बेटी की नफरत हुरुलैन और नूरुलैन के लिए छुपी हुई थी। उससे सिर्फ बुरहान ही वाकिफ था, और बहुत एहतियात बरतता था कि कहीं बाकी किसी से मतभेद ना हो जाए और वापस से पास में धकेली जाए। आलम से भी एहतियातन थे कि कहीं उसे भी इल्म पड़ गया कि कोई ऐसा वजूद है जो उसकी बीवी से सख्त नफरत करता है, बल्कि इस आग में चल रहा है, तो ज़रूर वो उस वजूद के टुकड़े कर देता, बगैर देखे वो कौन है। पर उन सब से छुपकर उस मासूम वजूद के कानों में एक अलग ही सुर फूंका जा रहा था, जिससे उसके वजूद में कहर के बिच्छू काट रहे थे, जिससे बुरहान वाकिफ था ना ही कोई। और कोई ये भी नहीं जानता था कि बी के साथ उस दिन शादी में और भी मौजूद थे, जो उस अलविविला में लहू लहू होकर टुकड़े हुए थे, और वो उस मासूम वजूद का ही दिल का टुकड़ा था, जिसका इंतकाम बिच्छू की तरह उसे काटता था और बेचैन रखता था कि कब वो बड़ा होगा और उन ताकतवर आदमियों से अपना इंतकाम लेगा। उस मासूम दिमाग में क्या था ये कोई नहीं जानता था, पर उसकी हमा वक्त अब से ही सुर्ख रहने वाली आंखें, लहजे में फनकार, अल्फाज में भड़कते शोले, किसी और को नहीं, एक माँ के सीने पर ठंडक बनकर बरसते थे। और वो जो चाहती थी उसकी आंखों के सामने चलता वो 20 साल लड़का था। वो जानती थी उस पर जुनून सवार है अमीर आदमी बनने का, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसे ये सब देखना पड़ेगा। अपने रूम में बैठी वो अपने बेटे के रूम से निकला वो सफ़ेद पाउडर की पुड़िया देख रही थी, और सामने ही वो पैसे जो उसे उसका बेटा रखने के लिए देकर गया था। क्या मैंने अपना बेटा खो दिया है? उसका दिल धड़का, और वो वहशत से भरी आंखों से उन नोटों की कड़ियों को देख रही थी, जो मुसलसल उसके बेटे की कमाई के तौर उसकी अलमारी में जमा हो रहे थे। तालम! उसे तड़प कर पुकारा, पर ये पुकार वीरान लौट कर उसके मुंह पर पड़ी, क्योंकि घर खाली था, वीरानी उसके अंदर की तरह। नहीं, वो गलत नहीं जाएगा, मुझे यकीन है, मेरा तालम ज़रूर बदला लेगा उन अलवी से। वो खुद को मजबूत करती ही कसम से बोली, और मजबूत कदम उठाए, वो नोटों की कट्टी अलमारी में संभाल कर रखी, सफ़ेद पाउडर की पुड़ियाँ उसके रूम में जाकर वापस बैग में रखी। उफ! एक तो इस लड़के का गुस्सा,
वो माथा पीट कर सारे तहस नहस रूम को संवारने लगी। जान गई थी कि ये गुस्सा शायद उस सफ़ेद बूढ़ियों की गुमशुदगी की वजह से आया होगा। बात सुन जाफर, क्या माल वहीं अड्डे पर रह गया है? घर से बाहर आकर वो अपने दोस्त को कॉल मिलाता हुआ बोला। पर दूसरी तरफ जवाबन वो बोला कि अभी घर है, जिसे सुनकर तालम को बेहद गुस्सा आया और जब्त कर गया। जल्दी जाओ, मुझे 10 मिनट में खबर दे। उससे गुस्से से कहकर उसकी एक भी सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल जेब में रखकर लब खींचता हुआ अंदर बढ़ा। उसकी ब्राउन आंखों में गुस्से की ज्यादती से हम्मा वक्त रहने वाली सुर्खी मजीद बढ़ गई थी। गंदमी रंग का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और दराज कामत का मालिक 20 साल का नौजवान था। जहाँ उस उम्र में लड़के चुलबुले खशाश बशाश होते हैं, वहीं उसके तासुरात उलट थे। और वो इसलिए क्योंकि वो इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा तनहा था और उस यतीम का धब्बा लगाने वाले, बेसहारा करने और फाका कशी पर लाने वाले भी इस दुनिया में मौजूद ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे।